कहाँ तक? तो एनर्जी फ्लो हम पढ़ रहे थे, और एनर्जी फ्लो में हमने ग्रासलैंड इकोसिस्टम की एक फूड चेन को भी बना लिया था। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की फूड चेन को भी हमने बना लिया था। बेटा यहां यहां फूड चेन जो हमने बनाई थी उसमें सबसे पहले यहां लिखा था ग्रास, फिर बेटा हमने लिखा रैबिट, फिर हाँ बेटा आपको बहुत मुबारक, यहाँ पर ये लाइन, बेटा ये रहा T1, T2, T, T। क्या मैंने आपको ये बता दिया था कि ये सब कुछ यूनिट एरिया यूनिट टाइम में हो रहा है? यहाँ पर ग्रास एक नहीं यूनिट एरिया की ग्रास है। हमारी स्टडी यहाँ पर किसी इंडिविजुअल पे नहीं, एरिया पे हो रही है। हमारी स्टडी यहाँ ट्रॉफिक लेवल पे हो रही है, और हम ये समझ रहे हैं कि 10% लो ही क्यों, यही बात हो रही है। तो चलिए दे दो 1 साल का टाइम, और हाँ दे दिया हमने 1 साल का टाइम। यहाँ पर लाइट आ रही है, और यूनिट टाइम में बात और चीत बिल्कुल नहीं बेटा, चुप और चाप। इधर 1 साल में जितना जितना टोटल 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 फोटोसिंथेसिस हुआ है, मान लीजिए वो 100 किलो कैलोरी है बेटा, टोटल। अभी खर्चा एक भी नहीं देखा है हमने, खर्चा एक भी नहीं देखा है, अभी तक सिर्फ टोटल की बात हो रही है। तो जो टोटल इसके पास आया है वो 100 किलो कैलोरी है बेटा। तो यहाँ पर अब इसमें से अब हम खर्च करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात और मुझे आपको यहाँ पर समझानी थी, वो ये है कि कुछ बच्चे कह देते हैं कि जब T2 इस तरफ आएगा तो 10% से ज्यादा भी तो खा सकता है, वो 10% ही क्यों खा रहा है? तो यहाँ पर एक बात सब समझ जाइएगा कि 10% ही क्यों खा रहा है, क्योंकि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास बनता है। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुन लीजिए, किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का मैक्सिमम मैक्सिमम 10% ही नया बायोमास बनता है। अगर T2 के पास ऑप्शन है तो मैक्सिमम 10% खाने का है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन आप बच्चे कहेंगे क्यों नहीं है, वो तो खाएगा। तो चलो फिर खिलवा के भी देख लेते हैं कि 10% से ज्यादा खाएगा तो फिर क्या होगा। मान लीजिए बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 ग्रास है, 10 ग्रास। अब यूनिट टाइम का टोटल फोटोसिंथेसिस हुआ, और यहाँ पर 10% नया बायोमास बना। नया बायोमास दो तरह से बनता है, पहला, या तो जो ग्रास है वही बड़ी हो जाए, या फिर कुछ नया बन जाए। या तो जो है ऑलरेडी वही बड़ी हो जाए, या फिर कुछ नया बन जाए। दो तरह से नया बायोमास बन सकता है। मैंने आपसे कहा कि एक घास नई बन गई, नया बायोमास। अब T2 के पास ऑप्शन है कि तू आके एक घास खा के चला जा, इससे ज्यादा नहीं खाएगा क्योंकि नया बायोमास यही है। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर वो तो ज्यादा भी खाएगा, तो चलो खिलवाओ। आज T2 आया, एक नहीं 3 खा के चला गया। खा गया ना तू, खा जा। अगली बार फिर यूनिट टाइम का फोटोसिंथेसिस हुआ, फिर 10% नया बायोमास। वैसे तो 8 का 10% 1 नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया कि मान लो एक घास नई बन गई,
फिर यहाँ पर T2 आ रहा है और फिर वो एक नहीं, इस बार भी बेटा 3 खा के चला गया, मरेगा। कोई बालक या बालिका ना कहे कि ग्रास जहरीली है क्या, नहीं बेटा, अरे वो लगातार अपना खाना कम करता जा रहा है, लगातार उसका फूड कम होता जा रहा है, क्योंकि जितना नया बना उससे ज्यादा खा रहा है, तो रेगुलर ग्रासलैंड छोटा होता जा रहा है। क्या उनके आपस का कंपटीशन बढ़ जाएगा? और जब आपस का कंपटीशन बढ़ जाएगा तो फिर वो वहां क्या सरवाइव कर पाएगा? अरे आपस में लड़ लड़ के ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या वो 10% से ज्यादा खाएगा? तो मैक्सिमम, अरे मैक्सिमम 10% तो थ्योरी में खिलवाते हैं, प्रैक्टिकली तो इतना भी नहीं खाता। प्रैक्टिकली तो वो वहां पर 5, 6, 7, 8 इस तरह से खाता है बेटा। देखते हैं, 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, समझ में आए तभी हाँ भरना। अगर T2 हमेशा 10%, 10%, 10% ही खाएगा तो ग्रासलैंड जितना है उतना ही रहेगा, ग्रो नहीं करेगा। अगर वो 5, 6, 7, 8 खाएगा तो फिर ग्रासलैंड में ग्रोथ दिखेगी, और जब ग्रासलैंड में ग्रोथ दिखेगी तो फ्यूचर में रैबिट के नंबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि जब T1 बढ़ेगा तो T2 अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि अवेलेबल फूड बढ़ रहा है, तो फिर आगे वाला भी तो बढ़ेगा ना बेटा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ अब वो 10% से ज्यादा नहीं खाएगा। तो भिजवा दूं क्या मैं 10% आगे? ले जा T2, 10%, 10% बोले तो 10 किलो कैलोरी, बाकी का 90% यही लॉस हो गया बेटा। और लॉस दो बातों में होता है, एक तो रेस्पिरेशन और एक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। एक तो रेस्पिरेशन और एक अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इसमें ये लॉस हो रहा है, रेस्पिरेशन में और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। पहले दोनों में डिफरेंस भी समझ लो कि दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि जो ऑलरेडी अवेलेबल ग्रास है, अभी नया बायोमास नहीं बना, जो ऑलरेडी है, जब यूनिट टाइम में फोटोसिंथेसिस कर रही है तो वो अपने आप को मेंटेन करने का खर्चा भी तो करेगी ना। वो किस में काउंट होगा? नया बायोमास बनाना है, कुछ स्टोर करके रखना है। अरे कुछ खर्चे तो इमरजेंसी के भी आते हैं ना बेटा। जैसे आज सुबह सुबह बढ़िया धूप निकली थी, लेकिन दिन में अचानक तेज हवा है, जाओ रे जाओ स्टोमेटा क्लोज करो। H+K+ पंप थ्योरी, ATP चाहिए, ये तो अचानक आया हुआ खर्चा है ना। ये सब खर्चे कहां से देखे जाएंगे? अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो यहाँ आप डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स अपनी टोटल एनर्जी का 20% रेस्पिरेशन में लगाते हैं और 70% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगाते हैं। बेचारे हर बात का स्ट्रेस झेलते हैं, 70% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगा रहे हैं, तो 20 और 70 90 और 10 आगे गया, 100 का हिसाब बराबर चल रहा है। अब रैबिट भी अपने पास आई हुई टोटल एनर्जी का कितना परसेंट नया बायोमास बनाएगा? 10%। और 10 का 10% बोले तो भेड़िए के पास में खाने का ऑप्शन है 10%, मतलब कितना किलो कैलोरी मैक्सिमम? 1। सही बात है, ले जा भेड़िए ले जा, तू भी ले जा। 1 किलो कैलोरी यहां पर गया, बाकी का 90% यहीं पर क्या हो गया? लॉस। और लॉस किन दो बातों में होता है? रेस्पिरेशन और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब मामला रैबिट का है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, रेस्पिरेशन का खर्चा वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? अरे हर्बीवोर्स अपनी टोटल एनर्जी का 30% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं बेटा, और यहाँ पर बाकी का 60% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगाएंगे। सही है, यही है। और बेटा आप यहाँ पर आगे भेड़िया अपनी टोटल एनर्जी का कितना, मुझे परसेंट नहीं बोलना, अमाउंट बोलना, कितना वो यहाँ पर नया बायोमास बनाएगा? 0.1। तो आगे वाले के पास ऑप्शन उतना ही है बेटा, ले जाओ, तुम भी ले जाओ। 0.1 किलो कैलोरी, बाकी का 90% क्या यहीं पर लॉस हो जाएगा? और लॉस किन दो बातों में होता है?
रेस्पिरेशन और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दो बातों में यहाँ पर लॉस हो रहा है। अगर ऐसा है तो उस केस में बच्चों आप भेड़िया फूड चेन का पहला कार्निवोर है। अरे ये फूड चेन का फर्स्ट कार्निवोर है, मांस खा रहा है। क्या मांस को पचाने में लगने वाली एनर्जी कम या ज्यादा? कार्निवोर चाहे कोई भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, अपने पास पहुंची हुई टोटल एनर्जी का 60% रेस्पिरेशन में लगा देते हैं। याद रखना, ये 1 का 60 लगाएगा, ये 0.1 का 60 लगाएगा, और यहां बाकी का 30% अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में लगा दिया जाएगा। इसका मतलब लाइन अपने पास पहुंची हुई एनर्जी का मैक्सिमम पचाने में ही लगा देता है। तभी तो आपने सुना होगा कि लाइन 24 आवर में से 24 घंटे में से 18 से 20 घंटे सो के निकालता है। काम ही क्या है? उठो, शिकार करो, खाओ और फिर सो जाओ। और शिकार भी कभी कभार, बाकी टाइम तो पहले से तैयार मिल जाता है। अगर ऐसा है तो उस केस में बेटा यहाँ पर ये मैक्सिमम टाइम इस तरह से सो के निकाल रहा है, अपनी एनर्जी को बचा के रखता है और अपनी एनर्जी को पचाने में लगा रहा है और अपने बायोमास फॉर्मेशन में लगा रहा है। यहाँ अब आप देख सकते हैं कि T1 से T4, एक मिनट में पत्ता पलटूंगा, वापस आ जाएंगे। क्या अब ऐसा कहना सही होगा कि जब T1 से T4 पे हम जा रहे हैं तो परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट है? परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट कितना परसेंट? 10%। 10%। अरे जब T1 से T4 पे गए तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कम हो रहा है, डिक्रीज। क्योंकि आपने देखा कि 100 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 0.1 किलो कैलोरी, यही हुआ बेटा। जब आप T1 से T4 पे गए तो उसके इसमें परसेंटेज रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है। पक्की बात है। 20%, 30%, 60%, यही हुआ था। जल्दी आंसर मिलना चाहिए। जब T1 से T4 पे गया तो ट्रॉफिक लेवल बायोमास इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो बोलो बोलो, डिक्रीज। जिस बच्चे के मन में एक ग्रास, एक रैबिट, एक भेड़िया, एक लॉइन है, बायोमास बढ़ रहा है। लेकिन कह दिया था ना मैंने, स्टडी इंडिविजुअल पे नहीं है, एरिया पे है बेटा। 100 रैबिट, 10 भेड़िए, एक लॉयन, बायोमास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो ट्रॉफिक लेवल बायोमास यहाँ पर डिक्रीज होता जा रहा है। बच्चों एक और चीज बताओ मुझे, साइज ऑफ इंडिविजुअल क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर बायोमास क्यों कम हो रहा है? नंबर, नंबर, हर एक ट्रॉफिक लेवल पे नंबर कम कम कम। एक और चीज का आंसर मिल जाना चाहिए मुझे। जब T1 से T4 पे हम गए तो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन कम या ज्यादा? कम। ये तो हम चुके हैं बोल, मतलब आपसे पहले भी कह दिया है। जब हम कंपटीशन पढ़ रहे थे कि प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर की तरफ जाते हुए कंपटीशन में कमी आती है, क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी लिख रही है ना, प्रोड्यूसर्स एंड हर्बिवोर्स आर मोर एडवर्सली इफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स। यही बेटा यहाँ पर है। तो ये बातें सब बच्चों को क्लियर हो पा रही है? पीछे वाले पत्ते पे आना है क्या? जल्दी।
तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का मैक्सिमम 10% ही नया बायोमास बनता है, बाकी सब लॉस हो जाते हैं बेटा, गजब के लॉस होते हैं। ये एवरेज डेटा है, ये अलग अलग इकोसिस्टम में की गई स्टडी का नतीजा है। बाकी सब लॉस हो जा रहा। पलटी बेटा भी। हाँ हाँ, कुछ छात्राएं धीमी गति से चल रही हैं, तुरंत बेटा। अच्छा, वो पहले से लिख के बैठ जाते हैं। हाँ बेटा, ठीक बात। पलट दें अब। तो T1 से T4 पे गए, परसेंटेज ट्रांसफर एनर्जी कांस्टेंट, amount of energy decrease, percentage respiration increase, competition decrease, size of individual, trophic level biomass decrease। जब आपसे कॉमनली पूछा जाए तो आपके आंसर यही होंगे जब तक वो कुछ और लिख के ना दे दे। तो पहला माइनर नो को हो रहा है शायद। हाँ, ठीक बात। एक भी गलत नहीं होना चाहिए, एक भी। जहां जहां तक वहां वहां तक आएगा बेटा, और जो पढ़ाया उसी में से आएगा। आपको ये नहीं पूछना है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं क्या नोटबुक पढ़ूं क्या पढ़ूं, जो बोर्ड पे पढ़ा दिया उसमें से आएगा। अब आप क्या पढ़ो वो आपकी समझदारी। आएगा तो एनसीईआरटी से ही, कहां से आएगा? और आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी में यहाँ है। सही बात है बेटा। क्या आज ऐसा भी कह दें कि प्रोड्यूसर्स इकोलॉजिकल स्ट्रांग हुआ करते हैं, एंड टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक? बट फिजिकली स्ट्रांग। क्यों बेटा, क्यों? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। है? गजब, बहुत बढ़िया। ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे देखूं तो T1 के पास सबसे ज्यादा और T4 के पास सबसे कम एनर्जी है, और जिसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी वो इकोलॉजिकल स्ट्रांग और वो इकोलॉजिकल वीक माना जाएगा।
लेकिन इंडिविजुअल की बेसिस पे देखूं तो T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। नहीं समझ पा रहे क्या? जैसे हमारे पास 10 लाख ग्रास है बेटा, 100 रैबिट हैं, 10 भेड़िए हैं, 1 लॉयन है। अरे ये 100 किलो कैलोरी 10 लाख में बांटो, क्योंकि पूरे T1 का है ना, और ये 0.1 अकेले का है। कुछ कुछ बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ट्रॉफिक लेवल बेसिस पे देखूं तो T1 के पास सबसे ज्यादा और T4 के पास सबसे कम एनर्जी है। इंडिविजुअल की बेसिस पे देखूं तो T4 के पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। सीधी बात है, नंबर कम हो रहा है, इंडिविजुअल तक पहुंचने वाली एनर्जी का अमाउंट बढ़ रहा है, ट्रॉफिक लेवल पे पहुंचने वाली एनर्जी का अमाउंट कम हो रहा है। ठीक बात है? तो यहां पर ये समझ जाइए कि प्रोड्यूसर इकोलॉजिकल स्ट्रांग होते हैं, लेकिन टॉप कार्निवोर इकोलॉजिकल वीक बट फिजिकली स्ट्रांग। ठीक बात है? सारा एनर्जी फ्लो पढ़ लिया हमने। अभी तक हमने डीकंपोजर का तो नाम ही नहीं लिया। अरे डीकंपोजर तो इकोसिस्टम के एसेंशियल पार्ट है बेटा। हमने डीकंपोजर का नाम क्यों नहीं लिया? वैसे तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि जिस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से ग्रीन प्लांट से होती है, उसमें बैक्टीरिया या डीकंपोजर अलग से ट्रॉफिक लेवल नहीं बनाते। लेकिन आज समय आ गया है ये समझने का कि आखिर वो अलग से ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बनाते। डीकंपोजर्स अलग से ट्रॉफिक लेवल क्यों नहीं बनाते? बेटा एक बार सोच के तो देखें, सोचने में बुराई नहीं होती, सोच के तो देख ही सकते हैं कि अगर वो आते तो क्या होता। डीकंपोजर्स, बात उन्हीं की हो रही है। डीकंपोजर्स अगर फूड चेन में आते तो क्या होता? वैसे वो आते नहीं है, आते नहीं है। हम तो एक बार बस सोच के देख रहे हैं, आते तो क्या होता। अगर डीकंपोजर्स आते तो आप उन्हें फूड चेन में कहां रखना पसंद करते, सबसे आगे या सबसे पीछे? क्योंकि आगे तो पहले ही बहुत सारे हैं। अगर ऐसा है तो यहां पर अभी सबसे लास्ट में कौन है? इसके बाद ही तो रखूंगा ना मैं डीकंपोजर को। गजब। यहां पर इसका ट्रॉफिक लेवल T4 था, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चे? इसके पास पहुंचने वाली एनर्जी कितनी थी? तो फिर यहां पर 10% लॉ के हिसाब से पहुंचने वाली एनर्जी यही हो जाएगा। अच्छा, ये 0.01 किलो कैलोरी एक माइक्रोब का है कि पूरे T5 का? तो बेटा एक लाइन मर गया, उस पे लगने वाले डीकंपोजर का अमाउंट बताओ। मिलियंस मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स हैं। ये 0.01 सब में बांट दो, क्या किसी के हिस्से कुछ आ पा रहा है? अरे कहो रे बेटा कहो। अगर वो आते तो आज इकोसिस्टम में ही नहीं होते, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली एनर्जी इतनी 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 कम हो जाती कि उनका सर्वाइवल ही नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पर है और मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स तक पहुंचने वाली एनर्जी नेग्लिजिबल हो जाती, और जब नेग्लिजिबल एनर्जी इन तक पहुंचेगी तो नॉट सफिशिएंट फॉर देयर सर्वाइवल। तो वो आते तो क्या होता ये हमने समझ लिया, फिर तो वो इकोसिस्टम में नहीं होते। लेकिन वैसे वो आते नहीं है, क्योंकि वो किसी एक से नहीं,
सबसे जुड़े हुए हैं। हर एक ट्रॉफिक लेवल, चाहे प्रोड्यूसर, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी या फिर टॉप कंज्यूमर, ये रहा T1, T2, T3, T4। क्या बच्चों आप जानते हो कि पेड़ से पत्ती टूटे या पेड़ ही टूटे डिकम्पोजर खाता है? क्या आप जानते हैं कि एनिमल एक्सक्रीटा करे या पूरा ही मर जाए डिकम्पोजर खाता है? तो क्या वो किसी एक से जुड़े हैं कि सब से जुड़े हैं? क्या उन्हें किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बांध के रखा जा सकता है? अगर ऐसा है तो समझ जाओ बेटा, आपके सामने आप बोर्ड पर दोनों बातें आ चुकी है। वो आते तो क्या होता, वैसे वो आते नहीं है ना। वो आते तो क्या होता, इकोसिस्टम में नहीं होते, क्योंकि उन तक पहुंचने वाली एनर्जी इतनी कम हो जाती कि सर्वाइवल ही नहीं होता। वैसे वो आते नहीं, क्योंकि वो किसी एक ट्रॉफिक लेवल से नहीं, हर एक ट्रॉफिक लेवल से जुड़े हुए हैं। चाहे T1, चाहे T2, चाहे T3, चाहे T4, सब से जुड़े हुए हैं। तो वो किसी एक ट्रॉफिक लेवल में बन के नहीं रख सकते बेटा, इसलिए उन्हें आप फूड चेन में इन्वॉल्व नहीं करते। राइट 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 बेटा। जब यहाँ पर कंज्यूमर मतलब कि हर भी और प्रोड्यूसर को खाता है, तो क्या एनर्जी के साथ मिनरल भी जाता है? क्या हर स्टेप में ऐसा हो रहा है? तो आप यहां भी देखो, एनर्जी, मिनरल, एनर्जी, 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 और फाइनली क्या यहां पर इनकी एक्टिविटी से मिनरल सॉइल में आ जाएगा? क्या वापस प्रोड्यूसर के पास चला जाएगा? ओहो, मिनरल घूम के आता है। मिनरल फ्लो कैसा हो रहा है, लेकिन क्या एनर्जी लौट के आती है? नहीं आती। एनर्जी फ्लो, मिनरल तो वापस लौट के आता है, लेकिन एनर्जी वापस लौट के नहीं आती बेटा। एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। यहां अब मन में फिर क्वेश्चन आ गया कि एनर्जी वापस लौट के क्यों नहीं आती? ऐसा क्या होता है एनर्जी के साथ कि वो वापस लौट के नहीं आती? उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों है? मिनरल तो घूम के वापस आ रहा है ना बेचारा, लेकिन एनर्जी क्यों नहीं आई? आओ समझते हैं बेटा। इसके लिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें समझना पड़ेगा। तुरंत चेप लो बेटा पहले। ऑनलाइन वाले बच्चे जग रहे हैं बेटा? क्या मामला है? अरे वाह, बहुत बढ़िया, गजब। ऑनलाइन वाले बच्चों को ELP मिल चुकी है? चलिए बहुत बढ़िया। कहाँ करवा, अगर ऐसा करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। वो तो वैसे होते हैं, ये तो सिर्फ सोच के देखा है, ऐसा थोड़ी होता है। किसको? हाँ, लेकिन सिर्फ T4 को थोड़ी खाते हैं, खाते सबको है। उससे वो रह रहे हैं, सबकी एनर्जी पहुंच रही इसलिए रह रहे हैं। केवल एक जगह की पहुंचती तो क्या रह पाते हैं फिर?
तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब समझेंगे हम। फ्लॉट और स्लॉट दोनों हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्लॉट हमें ये समझा देगा कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों होता है। मिनरल फ्लो साइक्लिक है, लेकिन एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। पूछा है तुरंत बेटा। चाहे वेब हो तब भी यही होगा। तो आज लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट। फ्लॉट सब बच्चे जानते हैं कि एनर्जी न तो बनाई जा सकती ना डिस्ट्रॉय की जा सकती, इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यही बात है। अगर हम हमारे इकोसिस्टम को देखें तो सबसे पहले जब वो चली थी तो सन से चली थी। एनर्जी कहां से चली बेटा? फिर किसके पास पहुंची? प्रोड्यूसर। और फिर किसके पास पहुंची? कंज्यूमर्स के पास। यही हुआ था क्या बेटा? अरे जब वो पहली बार चलती है सन से तो लाइट एनर्जी की फॉर्म में चलती है, लेकिन जैसे ही वो प्रोड्यूसर के पास पहुंची, क्या वो केमिकल एनर्जी में बदल गई? और अब तो उसने और बदलना शुरू कर दिया। अब वो बदलती जा रही है हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ओहो हो, इतना बदल गई। क्या वो वापस उस फॉर्म, उस रूप में उपलब्ध है जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं? तो सीधी बात है बेटा, जब वो सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ जाती है तो इतना बदल जाती है कि वापस उस फॉर्म में उपलब्ध ही नहीं होती जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या वो लौट के आएगी? नहीं। यहां समझ जाओ, सीधी बात है कि जब सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की तरफ एनर्जी जाती है तो बदल जाती है, वो वापस उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर एनर्जी लौट के नहीं आती। फिर आप कहेंगे कि सर लौट के नहीं आई तो फिर गई कहां? अरे जब आई नहीं तो कहीं भी जाओ रे, क्या लेना देना है। लेकिन कुछ बच्चे भावुक हैं कि नहीं सर अल्टीमेट हुआ क्या। अरे अरे बेटा, वो यूनिवर्स में बिखर जाती है, क्योंकि मैंने कह दिया था ना आपसे कि हमारा बायोस्फीयर एनर्जी को लेकर क्लोज्ड या ओपन, ओपन सिस्टम है। वो बाहर से आ भी सकती है और बाहर, तो वो यूनिवर्स में बिखर जाती है। आगे उसका क्या होता है आपको कोई लेना देना नहीं बेटा। कोई भी बालक या बालिका ना कहे कि वो वापस लौट के सन के पास जाती है। हाँ,
उसका क्या होता है हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे लिए तो वो फ्लो किस तरह का हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। क्या फ्लॉट एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल फ्लो समझाता है? क्योंकि जब एनर्जी सन से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के पास जाती है तो वो अपनी फॉर्म्स बदल लेती है और वो वापस उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जिसमें उसे प्रोड्यूसर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो लौट के नहीं आती। ठीक बात। चलिए फिर स्लॉट भी समझ ही लेते हैं। बायोलॉजी में तो इतने ही पढ़ने बेटा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते रहना। स्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं है। जब वर्क होता है तो लॉस भी होता है। हमारा इकोसिस्टम भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा है। कैसे? अब लिखना बंद कर दो, अब यहीं पर दिमाग रखना, जो बोला जा रहा है उसको सुने बेटा ध्यान से। यहां हर एक ट्रॉफिक लेवल, चाहे T1 चाहे T2, जब एनर्जी आती है, वर्क होता है, तो लॉस भी होता है। T3 T4 पर भी जो मैक्सिमम लॉस हो रहा है वो हीट की फॉर्म में हो रहा है। और जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकलकर ये हीट बाहर आती है, बॉडी से निकल के बाहर, तो बाहर के मॉलिक्यूल्स, सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स इसे एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हीट एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास पहुंचेगी तो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी। इन मॉलिक्यूल्स का एंट्रोपी, इन मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर, नेचर का नियम, टेंडेंसी समझ में आ रही है कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस। मैं रिपीट करूंगा, फिर सुनेंगे। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जब एनर्जी पहुंचती है, वर्क होता है तो लॉस भी होता है, चाहे T1 चाहे T2 चाहे T3 चाहे T4। मैक्सिमम लॉस हीट की फॉर्म में हो रहा है। और जब ये हीट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकलकर बाहर आती है तो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल उसे एब्जॉर्ब करते हैं। मॉलिक्यूल्स के पास जब एनर्जी पहुंचती है तो उन मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस, एंट्रोपी, डिसऑर्डर बढ़ जाता है। नेचर का नियम तो यही है कि जहां एनर्जी होगी वहां रैंडमनेस होगी। ठीक बात। अब चलते हैं, ये तो बात हुई ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर। अब चलते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। ये रहा, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म, ये रहा। हर एक ऑर्गेनिज्म को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत है अपना नया बायोमास बनाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए। ग्रास लाइट से वो एनर्जी ले रही है, रैबिट ने घास खाकर, भेड़िए ने रैबिट खाकर, लायन ने भेड़िया खाकर, हम भी सुबह खाते, दिन को खाते, रात को खाते, आप हर ब्रेक में खाते। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। और जब ऑर्गेनिज्म के पास ये एनर्जी पहुंचती है तो क्या इस एनर्जी को लेकर ये अपना नया बायोमास बनाता है? जब ये अपना नया बायोमास बनाता है तो क्या बिखरे हुए मॉलिक्यूल को अरेंज करके ये नया बायोमास बना रहा है? ओहो, ये तो नेचर की टेंडेंसी के अगेंस्ट जा रहा है। अभी अभी तो मैंने आपसे कहा था कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस, लेकिन जब इसके पास एनर्जी पहुंची तो इसने तो अरेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन बेचारा इस काम में केवल 10% ही कामयाब हो पाया। किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर आई हुई टोटल एनर्जी का 10% ही नया बायोमास। बेचारा इस काम में
केवल 10% ही कामयाब हो पाया, अरे बाकी का 90% तो लॉस ही हुआ रे बेटा। और जो लॉस हुआ, क्या वो लॉस बाहर के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस को बढ़ा रहा है? लेकिन 10% ही सही, जितना इसने अपने पास रोक लिया, उस रैंडमनेस को बढ़ाया कि कम किया? कम किया। 10% ही सही, जितना उसने रोका, उस बढ़ती हुई रैंडमनेस को कम किया है। जरा सोच के देखिए, ये एनर्जी इसके पास आने के बजाय अगर डायरेक्ट 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 बाहर बिखर जाती, तो वो रैंडमनेस उतनी होती कि ज्यादा? अरे 10% ही सही, जितना ये अपनी बॉडी में उसे रोक रहा है, उतना तो उस रैंडमनेस को कम करने में पार्टिसिपेट कर रहा है। समझ जाओ, आज हमारी अर्थ पे जितना टोटल लिविंग बायोमास है, क्या वो रैंडमनेस को कम करने में लगा हुआ है? अगर ये सारा लिविंग बायोमास एक साथ बिखर जाए, तबाही मच जाए। और इस तबाही के एक दो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, तो आपसे कहूंगा कि हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ प्लेट्स एक दूसरे पे स्लो मूवमेंट करती है, लेकिन अगर इनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो मूवमेंट फास्ट होगी। अर्थ क्वेक आएगा, सुनामी आएगी, फ्लड आएगी, तबाही। समझ पा रहे हैं क्या? क्या उसे रोकने, उसे कम करने में ये पार्टिसिपेट कर रहा है? अरे लगातार इस काम में लगा हुआ है कि उस बढ़ती हुई रैंडमनेस को कम करके रखा जाए। बेटा, क्या ये ऑर्गेनिज्म रैंडमनेस को खत्म करना चाहता है? आहा, कम करना चाहता है। बहुत अच्छी बात, रैंडमनेस होनी भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा भी नहीं। रैंडमनेस होनी भी चाहिए। आप और मैं जिंदा हूं रैंडमनेस की वजह से, क्योंकि मुझे ज्यादा फिजिक्स तो नहीं आती, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि जिस दिन दो सिस्टम के बीच में रैंडमनेस खत्म, बोले तो इक्विलिब्रियम आ गया, वर्क डन जीरो हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अरे आप और मैं जिंदा हैं रैंडमनेस की वजह से। रैंडमनेस होनी भी चाहिए। जिस दिन मेरी बॉडी की ऑक्सीजन बाहर की ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम में खत्म, जिस दिन मेरी बॉडी की दो सेल आपस में इक्विलिब्रियम में खत्म, क्या रैंडमनेस होनी भी चाहिए? क्या जरूरत से ज्यादा होनी चाहिए? तो क्या उसे कम करने, उसे बैलेंस करने में लगातार पार्टिसिपेट कर रहा है? ये इस बात में लगा हुआ है कि उस रैंडमनेस को बैलेंस करके रखे। समझ जाओ रे बेटा, याद करो उस दिन को, जिस दिन मैंने आपसे कहा था कि जब जरूरत ही नहीं थी तो फिर आए क्यों? वो आए हैं तो कोई बात जरूर है। उन्होंने आकर इस रैंडमनेस को बैलेंस किया है। मैक्रो कंज्यूमर कहा था ना उस दिन एसेंशियल नहीं है, तो फिर आपने कहा था कि जरूरत ही नहीं थी, तो फिर आए क्यों? अरे उन्होंने आके क्या किया, बात समझ रहे हो क्या? उन्होंने आकर इस रैंडमनेस को बैलेंस किया है, इसे कम करने में पार्टिसिपेट किया है। सही है। एनसीईआरटी पत्ता नंबर 245। 245। पढ़ेंगे हम पत्ते पर, लेकिन उसके पहले एक बात सुन लो। किसी बच्चे के एनसीईआरटी में यहाँ पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के साथ कीमोसिंथेटिक तो नहीं लिखा? लिखा है क्या? अगर लिखा है तो काट देना, जिनके पास पुरानी से भी पुरानी है, क्योंकि अब तो एक और नहीं आ गई ना बेटा।
तो पुरानी से भी पुरानी एनसीईआरटी है, वहां यहाँ कीमोसिंथेटिक लिखा है। बाय द वे हो किसी के पास है? अभी नहीं लेना बेटा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें। चलो हम तो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं जो हाईलाइटेड पोर्शन है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to know how the solar energy captured by plant flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy from the sun to producer and then to consumer. Is this in keeping with the first law of thermodynamics? Uh-huh. आगे बढ़ते हैं। Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. Exempt. Exception. ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सेप्शन नहीं है, मतलब उसे फॉलो करता है। दे कौन है बेटा? दे ऑर्गेनिज्म। They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? उन्हें कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत है अपने नए मॉलिक्यूल बनाने के लिए। ऐसा करके वो नेचर की टेंडेंसी को काउंटरैक्ट करते हैं, जिसमें कि डिसऑर्डर को बढ़ाने की बातें हो रही थी। उन्होंने जितना अपने पास रोक लिया उतना तो संघर्ष ही किया ना बेटा, क्योंकि नेचर तो यही कह रही है कि जहां एनर्जी वहां रैंडमनेस। बेचारे 10% ही सही, जितना नया बायोमास बना रहे हैं उतना तो वो काउंटरैक्ट मतलब संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वो उस बढ़ती हुए डिसऑर्डर को रोक पाए, उसे कम कर पाए। अरे यहाँ काउंट्रैक्ट का मीनिंग संघर्ष से लेना है कि वो लगातार इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि बढ़ती हुई डिसऑर्डर को कम कर पाए, रोक पाए। वैसे तो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको समझा दिया, लेकिन बेटा आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। सिर्फ एक दूसरा पार्ट समझा रहे हैं, बाकी बातें समझ में आ चुकी है, कंफ्यूज मत होना। मान लो मेरी बॉडी भी एक सिस्टम है। आज सुबह सुबह मैंने कुछ खाया, मेरे पास भी तो एनर्जी पहुंची ना, तो मेरे हाथ को टूट के इधर, पांव को टूट के इधर बिखर जाना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी को रैंडम हो जाना चाहिए। नेचर तो यही कहती है। क्या लगातार मैं नए एंजाइम्स, नए मॉलिक्यूल बनाकर या नई रिएक्शन परफॉर्म करवा के इस रैंडमनेस को बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, मतलब कम करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं बेटा, ताकि अपनी बॉडी को स्टेबल बना के। इस तरह के संघर्ष की बातें हो रही है यहाँ पर कि नेचर की टेंडेंसी को कम करने के लिए लगातार जो टेंडेंसी है डिसऑर्डर को बढ़ाने की, उसको कम करने के लिए लगातार ऑर्गेनिज्म काउंटरैक्ट कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, ताकि बढ़ती हुई रैंडमनेस को कम करके रखे। एक बात है बेटा, आप सब बच्चों को भी अगर मैं एक एक मॉलिक्यूल कंसीडर करता हूं, तो आप सबके पास भी तो एनर्जी है ना। आपको भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए। लेकिन अभी अभी आप सब बच्चे मेरे सामने अगर क्लास में से अरेंज होकर बैठे हैं, तो आप भी नेचर की टेंडेंसी के अगेंस्ट काउंटरएक्ट कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं बेटा। लेकिन इस बात में हर एक बच्चा कामयाब नहीं हो पा रहा। समझ रहे मेरी बात को? 100% तो कोई भी कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं उतना भी कामयाब हर एक बच्चा नहीं हो पा रहा। वो चाहे पास वाले से कुछ बातें ही कर रहा हो, वो चाहे कौनी मार रहा हो, सोच रहा है कि बाहर होके आ जाऊं, ये सब गलत।
अरे जिस दिन वो नेचर की टेंडेंसी को काउंटरैक्ट करना सीख जाएगा, कंसंट्रेट होना सीख जाएगा। बेटा याद रखो, हमारे पास सुबह खाते हैं फिर शाम को दोबारा खाना पड़ता है, मतलब एनर्जी आई तो वो जाके तो रहेगी, रुकती नहीं है एनर्जी। एनर्जी का जाना पक्का है, लेकिन आप तो समझदार है ना, आप तो ये डिसाइड कर सकते हैं ना कि वो एनर्जी कहाँ जानी चाहिए। आप जहां भी रहें, यहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के बाद जहां भी आप रहें, अरे हर टाइम हमारी लाइफ में कुछ पैरेलल इवेंट्स होते हैं। जैसे अभी भी अगर आपकी लाइफ को मैं देखूं तो आपके साथ भी कई सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि आपकी पढ़ाई है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। बेटा ये सब जो यहाँ पर है, इनमें आपको प्रायोरिटी देना आना चाहिए कि अभी जितने भी चीजें चल रही है मेरी जिंदगी में, उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पे दी जाए। अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप नहीं देना जानते हैं तो जिंदगी हमेशा बिखरी बिखरी रहेगी। आपको ये प्रायोरिटी देना आना चाहिए कि मेरी एनर्जी का मैक्सिमम पार्ट अभी कहाँ लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब मेस पर खाने जाते हैं, वहां बैठते हैं तो 2 घंटे राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, आप अपने एनर्जी को बिखेर रहे हैं। कोई साथी आ गया, चलो भाई चाय पीने चलते हैं, उसी के साथ बोलिए, ये आप एनर्जी का बिखराव कर रहे हैं। ये चीजें बाद में भी हो जाएगी, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए मैं ज्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा क्योंकि आप बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए आहा, आहा, जरूरी होता है। अच्छा, ठीक बात है। तो ये पत्ता तो हो गया था, अगले पत्ते पे चलो। एनसीईआरटी की वो लाइंस सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है। एग्जाम में पूछेंगे फिर आपसे। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फूड चेन। चलो बेटा देखो आगे, अब तो हटा दूं। तुरंत लाला, तुरंत बेटा। ओहो, जल्दी। अगर ये ऑर्गेनिज्म कोई प्लांट है तो इसने लाइट को लेकर ग्लूकोज बनाया है। अगर ये कोई प्लांट है तो इसने लाइट को लेकर ग्लूकोज तैयार किया ना यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फूड चेन, अब इसे आप साथ साथ भी नोट कर सकते हैं। टाइप ऑफ फूड चेन 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले फूड चेन आती है ग्रेजिंग फूड चेन। ये वही है जिसे आप प्रीडेटरी फूड चेन कहते हो बेटा। ये वही है, और आज के बाद जब भी कहेंगे हम तो जीएफसी कहेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन। क्योंकि यहां क्योंकि यहां प्रीडेशन हो रहा है, और प्रीडेटर अपने प्रे से छोटा या बड़ा
बढ़ा, तो समझ जाओ इस वाली फूड चेन में आप स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ जाओगे। स्मॉल प्रोड्यूसर से लार्ज कंज्यूमर की तरफ जाती है प्रीडेटरी फूड चेन। जैसे अभी अभी देखा तो आपने, ग्रास, रैबिट, और क्या आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं? साइज ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये यहाँ प्रेडेटरी फूड चेन है, प्रेडेशन हो रहा है, तो इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे। चाहो तो एक्वेटिक एरिया में चल के देखो, आ जाओ, आज यहाँ भी चलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल, लार्ज, छोटे से बड़े की तरफ। याद रखना, अगर ये एक्वेटिक एरिया है तो बड़ी वाली है, और बड़ी वाली कौन है? ये शार्क तभी है जब ओशियन है। अगर झील होगी तो बड़ी वाली तो होगी, लेकिन शार्क। अगर पॉन्ड है तो बड़ी वाली ही नहीं है। तीन बातें याद रहेगी। ओशियन में बड़ी वाली है, कौन है? शार्क। झील में बड़ी वाली है, लेकिन शार्क नहीं। और पॉन्ड में बड़ी वाली ही नहीं। ये एक्वेटिक एरिया की फूड चेन है बेटा। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल और लार्ज फिशेस। तो ये तो हो गई प्रेडेटरी फूड चेन, मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन, जिसमें कि प्रेडेशन हो रहा है, तो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, बिकॉज प्रेडेटर अपने प्रे से बड़ा होता है। पलट दू पत्ता। लेकिन दूसरी फूड चेन आती है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में आप सब जानते हैं कि यहां पर पैरासाइट है, और पैरासाइट अपने होस्ट से छोटा होता है। इसका मतलब आप इस तरह की फूड चेन में लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जाएंगे बेटा। लार्ज प्रोड्यूसर से स्मॉल कंज्यूमर की तरफ जाती है पैरासिटिक फूड चेन। जैसे आपके सामने फूड चेन आ रही है, ट्री, और उसके ऊपर क्या है? बर्ड्स, और उनके ऊपर क्या है? पैरासाइट्स। बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह की फूड चेन को आप पैरासिटिक फूड चेन के नाम से पुकारेंगे। क्या चीज? उसको प्रीडेटरी और पैरासिटिक मर्ज फूड चेन कहा जाएगा। इंसेक्ट तो पैरासाइट होंगे और बर्ड उनके ऊपर प्रेडेशन करेंगे। ठीक बात है। बिल्कुल नेचुरली कहेंगे, पैरासाइट है ही वहां पर। एक बात और सुन लो, अभी वैसे ये बात मैं आगे चल के बोलता ही सही, फिर भी आप सुन लीजिए। हम प्रीडेटरी, पैरासिटिक फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन को समझने के लिए अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। नेचर में सब इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई फूड चेन प्रीडेटरी शुरू हुई तो उस पर आगे पैरासाइट नहीं आ सकता। सब इंटरकनेक्टेड है बेटा।
हर फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, सब चल रही है। चलिए अब यहीं पर आगे बढ़ते हैं और प्रेडेटरी फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन के बाद डेट्राइटस फूड चेन पे चलते हैं, डीएफसी। आपकी एनसीईआरटी तो डेट्राइटस फूड चेन इसे आप डीएफसी के नाम से पुकारते हैं। इससे पहले की जो दो फूड चेन है, चाहे वो ग्रेजिंग फूड चेन हो, चाहे वो पैरासिटिक फूड चेन हो, अरे सबकी शुरुआत ग्रीन प्लांट से हुई है, प्रोड्यूसर से हुई है। सबकी शुरुआत ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर से हुई है, लेकिन डेट्राइटस फूड चेन की शुरुआत प्रोड्यूसर से नहीं, डेट्राइटस से होती है। किसे कहते हैं डेट्राइटस? यहां पर फिलहाल तो इतना जान लीजिए बेटा कि प्लांट, एनिमल, इन सब का बिल्कुल यही, यहां पर जो भी डेड मटेरियल होगा ये सब डेट्राइटस फूड चेन कहलाएगा, मतलब डेट्राइटस कहलाएगा। अब अगर मरे हुए मटेरियल से शुरुआत हो रही है तो यहां पर एक बात और सुन लो, वो सारे नियम, वो सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं है जो कि प्रीडेटरी फूड चेन में लग रहे थे, ग्रेजिंग फूड, इसमें पैरासिटिक फूड चेन में लग रहे थे, वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। 10% लो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां 10% लॉ एप्लीकेबल होता है वहां 10% ही नया बायोमास बनता है। वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक लॉस होता है। क्या ये मरा हुआ मटेरियल ये सब कुछ कर पा रहा है क्या? नहीं। और भरोसा ही नहीं है बेटा कब क्या हो जाए। आज तो पेड़ से पत्ती टूटी है, कल पूरा पेड़ ही टूट जाए। आज एनिमल एक्सक्रीटा करके गया है, कल पूरा एनिमल आ जाए। क्या यहाँ पर 10% फिक्स होगा कि आगे जाना? कोई भरोसा ही नहीं कब क्या हो रहा है। अगर ऐसा है तो बच्चों यहाँ 10% लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। यहाँ वो नियम, वो सारे लॉज एप्लीकेबल नहीं है जो कि अप्लाई होते थे उन फूड चेन्स में जो शुरुआत प्रोड्यूसर से हो रही है। यहाँ पर ये बैक्टीरिया और फंजाई इसके पास यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं। ये रहा T1 और ये रहा T2। अगर आज के बाद कभी भी मैं आपसे पूछूं कि T1 कौन, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर। अगर मुझे पूछना ही होगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि डीएफसी का T1, तब आंसर क्या करना? और जब तक आपको कुछ अलग से मेंशन ना कर दिया जाए तब तक आपको तो पहले अच्छा सोचना है। आपके लिए T1 कौन होता है? प्रोड्यूसर। T2 कौन होता है? हर्बीवोर। मुझे कहना ही होगा कि डीएफसी का T2 कौन, तो आंसर बैक्टीरिया फंजाई। ठीक बात है। टेरेस्ट्रियल एरिया में मोस्टली ये फूड चेन यहीं रुक जाती है बेटा, लेकिन एक्वेटिक एरिया में तो ये फूड चेन आगे भी जाती है। मैंने कहा टेरेस्ट्रियल में मोस्टली रुक जाती है, मोस्टली, क्योंकि हम मशरूम खा लेते हैं तो आगे भी बढ़ जाती है। एक्वेटिक एरिया में ये फूड चेन आगे भी जाती है। और एक्वेटिक एरिया में ये फूड चेन आगे कैसे जाएगी देखें आप। डेट्राइटस, इसको खाने के लिए बैक्टीरिया फंजाई, बैक्टीरिया फंजाई को फीड करते हैं यहां पर लार्वा, मॉलस्क एंड निमेटोड, और इनको आगे खाने के लिए छोटी मछलियां आ जाती है बेटा, और इनको आगे खाने के लिए फिश ईटिंग बर्ड भी तो आ सकती है ना।
ये देखिए, एक्वेटिक एरिया में ये फूड चेन आगे भी जाती है, क्योंकि एक्वेटिक एरिया में डीएफसी जीएफसी से कनेक्ट हो जाती है। नहीं हो रही क्या? हम तो पढ़ने समझने के लिए कहते हैं कि पीएफसी डीएफसी जीएफसी, नेचर में तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सुनना जरूर है। यहां पर जिस दिन आप किसी गार्डन में ऐसा फ्रूट तोड़ के खा जाओ जिसमें सीड है, आप प्रीडेटर हो। आज हॉस्टल जाके, घर जाके, पीजी में जाकर जो सब्जी आप खाओगे, आप स्कैवेंजर हो, क्योंकि आपके सामने मरा हुआ आया है। आप कहेंगे कि सर, पालक हमारी स्पीसीज के ही मेंबर ने तो तोड़ा था। जिसने तोड़ा होगा पहली बार, वो होगा प्रीडेटर। आपके सामने तो मरा हुआ आया है, आप तो स्कैवेंजर हो, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया कि ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स फंक्शनल लेवल, नॉट ए स्पीसीज। काम को बताता है, किसी स्पीसीज को नहीं बताता। अगर ऐसा है तो उस केस पे क्या आप जीएफसी और डीएफसी दोनों के मेंबर हैं? क्योंकि आप ओमनिओर हैं। ओमनिओर्स जीएफसी में भी जाते हैं, ओमनिओर्स डीएफसी में भी जाते हैं, दोनों में जाते हैं। तो क्या ओमनिओर डीएफसी जीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं? सब बच्चों की बात समझ में आ रही है? ओमनिओर्स जीएफसी में भी जाते हैं, ओमनिओर्स डीएफसी में भी जाते हैं, तो ओमनिओर जीएफसी और डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा आपके सामने, तब ये बात दोबारा आपसे बोलूंगा मैं। लेकिन जो अभी तक मैंने कहा वो सबको क्लियर है अच्छे से? ठीक बात। तो आपको बेटा अभी तक हमने जीएफसी, पीएफसी मतलब पैरासिटिक फूड चेन, और डीएफसी तीनों यहां पर समझा दी है। चलो थोड़ा सुंदरबन में भी चल के देख ही लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो बेटा, अगर जीएफसी और डीएफसी को आपस में अगर कंपेयर करके देखें, डीएफसी और जीएफसी को, तो जीएफसी में एनर्जी फ्लो फास्ट होता है और डीएफसी का एनर्जी फ्लो स्लो होता है। क्यों बेटा? गजब, बहुत बढ़िया। वहां तो रैबिट घास खाने आया, उससे आगे भेड़िया मिल गया, भेड़िया ने पूरा खाया भी नहीं कि लाइन ने देख लिया, एनर्जी फास्ट जा रही है। लेकिन यहाँ पहले ये आते हैं, फिर पचाते हैं, फिर खाते, और पचाने में टाइम लगता है। पचाना इतना आसान है क्या? और बेचारे पचाते पचाते कब रुक जाए कोई भरोसा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया तो रुक गए, ज्यादा कम हो गया तो रुक गए, मॉइस्चर कम हो गया तो रुक गए। क्या रेगुलर पचाते रहते हैं? नहीं बेटा। तो पहले आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते, पचाने में। इसलिए यहाँ का एनर्जी फ्लो स्लो और वहां का एनर्जी फ्लो फास्ट। पक्की बात है? तो चलिए फिर तीनों फूड चेन के आगे चलो, सुंदरबन भी चल के देख ही लो। चलो चलो चलो, सुंदरबन। क्या ये वही है जिसे आप स्वैम्प एरिया कहते हो? क्या ये वही है जिसे आप मैंग्रोव कहते हो? तो यहाँ पर वही है जो मैंग्रोव्स लगे हुए हैं, जिनके पास में निमेटोफोर्स, पेड़ से पत्ती टूटी, पेड़ भी टूटा, एनिमल भी मरा, सारा सारा कचरा क्या है? डेट्राइटस को खाने के लिए कौन होगा? बैक्टीरिया, फंजाई। और इन्हें कौन खा जाते हैं? लार्वा कौन खा जाती है? और स्मॉल फिश को कौन खा जाती है? अच्छा,
और साथ के साथ फिश ईटिंग बर्ड भी तो खा सकती है ना, और टाइगर भी खा रहा है। ओ हो, सुंदरबन का टाइगर मछलियां खाता है, बंगाली टाइगर। मछली नहीं खाएगा तो क्या खाएगा बताओ? अगर कोई आपसे पूछे कि सुंदरबंस में टाइगर मछलियां क्यों खाता है, बंगाली है। उस एरिया में उसका नेचुरल फूड अवेलेबल, इसलिए वो मछलियां भी खाता है। भी, ही नहीं, मछलियां ही, मछलियां भी खाता है। कुछ और भी खा सकता है जो उसको मिले, लेकिन जब उसे नॉर्मल फूड नहीं मिल रहा तो फिर वो मछलियां भी खाता है। अरे भैया, कमजोर होंगे फिर तो बंगाली टाइगर, मान लो भैया, ऐसे कैसे कमजोर होंगे? तो फिर आप जल्दी से बता दो बेटा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को आपस में कंपेयर करके देख लेते हैं। तीनों फूड चेन्स हो चुकी है। ये रहा टेरेस्ट्रियल एरिया। रैबिट घास खा के जा ही रहा था, पहले भेड़िया मिलता है। बताओ ये कौन सी फूड चेन है, जीएफसी, पीएफसी, डीएफसी? अच्छा, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और उस पर पैरासाइट लगे हुए हैं। पत्तियां टूट गई, पेड़ भी टूट गया, बर्ड भी मर गई, रैबिट मर जा, भेड़िया मर जा, लाइन सब मर जाओ। डेट्राइटस, और डेट्राइटस को खाने के लिए कौन है? ये कौन सी फूड चेन है? डीएफसी, यही बात है बेटा। क्या डेट्राइटस को बैक्टीरिया, फंजाई के अलावा अर्थवर्म जैसे डेट्राइटिवोर भी खाते हैं? डेट्राइटिवोर, जो डेट्राइटस पर फीड करते हैं। एक दिन की बात है, एक इंसेक्ट ग्रास खा रहा था। एक बर्ड आई, उसे इंसेक्ट दिखा तो वो उसको खा गई या लेकर उड़ गई। वो बर्ड आगे जा रही थी, उसे अर्थवर्म दिखा, वो उसको भी लेकर उड़ गई। और आगे जा रही थी कि उसे बड़ी बर्ड मिल गई, वो उस छोटी वाली को लेकर उड़ गए। देख पा रहे हैं क्या आप? नेचर में जीएफसी, पीएफसी, डीएफसी इंटरकनेक्टेड है। पता है ये बर्ड कौन सी है जो इस पेड़ पे बैठी थी? ये मैं एरो नहीं, इक्वल बना रहा हूं।
ये वाली बर्ड आई थी खाने इसको, फिर इसको दिखा अर्थवर्म, फिर इसको मिल गई एक और बड़ी बर्ड। क्या ये पीएफसी, जीएफसी, डीएफसी इंटरकनेक्टेड हो रही है? नेक्स्ट जो बोलू समझ में आया तभी हाँ भरना। ये बर्ड ओमनीओर है। कहा था ना मैंने आपसे, ओमनीओर जीएफसी, पीएफसी, डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाते हैं, तो वो बर्ड क्या है? ओमनीओर। आ जाओ एक्वेटिक एरिया में। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल। क्या ऐसे लिख दूं मैं एस एफ एल एफ करके? एस एफ का मीनिंग, एल एफ का मीनिंग गजब। ये कौन सी फूड चेन है? जीएफ। यहीं पर ये पड़ा हुआ है डेट्राइटस, डेट्राइटस मिक्स हो जाएगा येलो येलो। ये यहाँ पर बैक्टीरिया फंजाई, और बैक्टीरिया फंजाई को खाने के लिए लार्वा, और लार्वा को खाने के लिए, ठीक बात है। एक बार इधर देखो, क्या ऐसा कहना सही होगा कि इन जू प्लैंक्टन को ये वाली छोटी वाली खा सकती है, इन लार्वा को ये छोटी वाली खा सकती है, इस छोटी को ये बड़ी खा सकती है, इसको ये खा सकती है? क्या जीएफसी और डीएफसी का इंटरकनेक्शन सिर्फ टेरेस्ट्रियल में होता है? एक्वेटिक में भी होता है। जीएफसी डीएफसी दोनों का इंटरकनेक्शन वहां भी है, यहां भी है। तो ये सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है। एक मिनट लिखना बंद कर दो। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया में डीकंपोजर्स कहां ज्यादा? टेरेस्ट्रियल में यहां डीकंपोजर ज्यादा है, और यहां डीकंपोजर, पक्की बात है। क्यों भाई क्यों? ऐसे कैसे कह सकते हैं डेट्राइटस ज्यादा है? बहुत बढ़िया, मैं समझ गया बेटा। अगर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एरिया को आप कंपेयर करते हो, तो टेरेस्ट्रियल एरिया का बायोमास एक्वेटिक एरिया से, पहली बात तो क्लियर हो रही है। दूसरी बात, जब आप फंजाई की 4 क्लासेस पढ़ते हो, तो फंजाई की 4 क्लासेस में फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, यही है बेटा। चारों में से फाइको के मेंबर को एल्गल फंजाई कहते हैं। मतलब पानी में सिर्फ फाइको के ही मेंबर हैं, बाकी सारी तो टेरेस्ट्रियल में रह रही है ना। नेक्स्ट और आगे बढ़ो। एक्वेटिक एरिया का मोस्ट ऑफ एरिया ओशियन है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है। क्या माइक्रोब सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर पाते हैं? वही रहेगा जो टॉलरेट कर सकता है, हर कोई नहीं रहेगा। क्या सब बच्चों को पता है कि ओशियन नाइट्रोजन डेफिशिएंट है? वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स नहीं है। क्यों नहीं है? सॉल्ट कंसंट्रेशन टॉलरेट नहीं कर पाते। बातें क्लियर हो रही है? अगर मैं यहाँ पानी के डीप में आके और यहाँ आके देखूं, तो ऑक्सीजन अवेबिलिटी टेरेस्ट्रियल में ज्यादा है कि वाटर में? एंड डीकम्पोजिशन तो हाईली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। मैंने बहुत सारे कारण दिए आपको, जिससे ये पता लग रहा है कि डीकम्पोजर कहाँ ज्यादा होंगे, टेरेस्ट्रियल में, एक्वेटिक में कम है। नहीं मत कहना, कम है, डीकम्पोजर्स ज्यादा है। और आज अगर हम ऐसा कह दें तो भी गलत नहीं,
कि हमारी अर्थ के टेरेस्ट्रियल एरिया में नॉन लिविंग मटेरियल की क्वांटिटी लिविंग मटेरियल से ज्यादा है, क्योंकि वो आते हैं, पचाते हैं, फिर खाते हैं। पचाने में आज 1 किलो डेट्राइटस गिरा, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है। क्या उतने टाइम तक नई पत्ती टूटना रुक जाएगी? नया पेड़ टूटना बंद हो जाएगा? एनिमल मरना रुक जाएगा? अरे जब तक 1 किलो खत्म होगा 10 किलो इकट्ठा होगा। जब से हमारी अर्थ बनी है तब से लेकर अब तक अगर ऐसा होता आया है, तो आज हमारी अर्थ के टेरेस्ट्रियल एरिया में नॉन लिविंग मटेरियल की क्वांटिटी लिविंग से ज्यादा है, डीकंपोजर भी ज्यादा है। नॉन लिविंग ज्यादा, डीकंपोजर ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लो अगर टेरेस्ट्रियल एरिया में कहीं हो रहा है तो कौन सी फूड चेन में हो रहा है? एक्वेटिक एरिया में बहुत है डेट्राइटस, बहुत है, बहुत है, बहुत है, लेकिन खाने वाले, और जब खाने वाले कम है तो एनर्जी फ्लो भी कम। लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का मल्टीप्लिकेशन पावर, और फाइटोप्लैंक्टन्स अगर हाई मल्टीप्लिकेशन पावर कर रहे हैं तो यहां से फ्लो होने वाली एनर्जी भी। तो बताओ, जल्दी मुझे बताओ, एक्वेटिक एरिया में सबसे ज्यादा एनर्जी जीएफसी, और टेरेस्ट्रियल एरिया में एनसीईआरटी पता नंबर 246, सेकंड पैराग्राफ। एनसीईआरटी पता नंबर 246, सेकंड पैराग्राफ। In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. यही मैंने कहा अभी। As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through the GFC. कोई दिक्कत? Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to the GFC animal, and in a natural ecosystem, some animals like cockroach, crow, etc. are omnivore. बेटा एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि एनसीईआरटी जीएफसी डीएफसी का इंटरकनेक्शन कहते कहते अचानक ओमनिओर पे क्यों पहुंच गई? वही तो है जो इंटरकनेक्शन बनाते हैं, वही है जो इंटरकनेक्शन बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो बेटा समझ जाओ कि यहाँ पर ये जीएफसी और डीएफसी का इंटरकनेक्शन बनाने वाले ही तो ओमनिओर है, और एनसीईआरटी ऐसा कर रही है। ठीक बात। इस पैराग्राफ को समझाने के लिए ही बेटा हम इतनी मेहनत कर रहे थे। ये वाले सारे पेज इसी के लिए चल रहे थे, ये वाला। तो अगले एपिसोड में आकर जीएफसी डीएफसी डिफरेंस देखेंगे हम। जाओ, चले जाओ। आरूप ऑनलाइन स्टूडेंट, बेटा बीच बीच में ज्वाइन करेगा तो कैसे समझ में आएगा तेरे बेटा? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, एनवायरमेंटल इशू, हाँ हाँ, जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आएगा।
कंप्लीट थोड़ी आएगा।